तो आकाश, आज हम बात करेंगे टेंडर्स पे। टेंडर्स बेसिकली जो होते हैं अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो अपनी कुछ परचेजेस क्या करती हैं, डायरेक्ट परचेज ना करके मार्केट में अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे अपनी वेबसाइट पे या टेंडर पोर्टल्स पे निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कि जिनका प्रोडक्ट कंप्लाई कर रहा होता है उन स्पेसिफिकेशंस को। ठीक है। और कुछ ट्रेडर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑथराइजेशन लेते हैं वो अपने मैन्युफैक्चरर से, उसके बेसिस पे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें डिपार्टमेंट को क्या होता है कि उनका पैसा बच जाता है, क्योंकि कम्पिटिटिव बिड्स आते हैं, लोग सब पैसा अपना प्रोडक्ट का वैल्यू बताते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट कंपैरिजन करता है और जो लोएस्ट वन बिडर होता है उसको ऑर्डर अवार्ड कर दिया जाता है, अगर वो सारी स्पेसिफिकेशन को कंप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली टेंडर सर्च करने के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के टेंडर्स पे हम बात करेंगे, ये सीपी पोर्टल्स होते हैं जिन पे टेंडर्स मिलते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे सीपीपी पोर्टल, तो ये आपको ये जो पोर्टल दिख रहा है eprocure.gov.in, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। ऐसे ही आप सीपी पोर्टल किसी भी स्टेट का नाम डालोगे तो उस स्टेट के टेंडर्स आपको दिखने लग जाएंगे उस पोर्टल पे। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट टेंडर्स ऐसे मिलेंगे आपको। इसके अलावा और भी कुछ पोर्टल्स होते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, वो पोर्टल्स मैं आपको बता दूंगा। अभी हम सीपीपी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाते हैं जो हमने सर्च किया हुआ है। तो बेसिकली इस पे हम जाएंगे, ये ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। हरियाणा गवर्नमेंट का खुल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। इस पे भी हम सर्च कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट में हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सर्च का और एक्टिव टेंडर्स का। तो हमें आज क्या सर्च करना है, एक्टिव टेंडर्स सर्च करने हैं। तो हम एक्टिव टेंडर्स पे जाएंगे। एक्टिव टेंडर्स पे जाएंगे, या तो आपको उस टेंडर की आईडी पता हो तो आप उससे सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको आईडीज नहीं पता तो आपका जो प्रोडक्ट है तो उनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे वीडियो वॉल्स है तो वीडियो वॉल्स वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वीडियो वॉल्स के टेंडर मिल जाएंगे। जितना भी वीडियो से रिलेटेड टेंडर्स निकले होंगे हरियाणा में, वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। और जैसे कि ये आपका सबसे पहला टेंडर है, प्रोवाइडिंग ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अलॉन्ग विद द कंप्यूटर पॉइंट्स इन हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये टेंडर जैसे कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का है। अभी ऐसे ही और भी जितने भी टेंडर निकले हुए, 3 टेंडर्स जो है वीडियो से रिलेटेड निकले हुए हैं अभी हरियाणा में। तो कोई भी टेंडर देखने से पहले अगर आपको इसको पढ़ के लग रहा है कि आपसे रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस हम देते हैं, तो हमसे रिलेटेड टेंडर है, तो उसमें हम क्या सर्च करेंगे, वो टेंडर कब पब्लिश हुआ है। ये टेंडर कब पब्लिश हुआ है ये आपको देगा यहाँ पे। 26 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ है सुबह 10 बजे। कोई भी टेंडर पब्लिश होने के बाद दूसरी डिटेल जो देखी जाती है बिड की, वो देखी जाती है क्लोज कब है, कि आपके पास उस टेंडर पे वर्क करने का टाइम भी है कि नहीं है। तो ये 8 नवंबर के लिए ये टेंडर है। तो आपको किसी भी हालत में इस टेंडर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको 7 तक रेडी करने ही पड़ेंगे, तभी आप 8 को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हो सकता है आप 8 को भी पे करके आप कर पाए पार्टिसिपेट, बट लास्ट डे पे आपको कुछ भी नहीं डालना है। आपको पहले दिन, एक दिन पहले प्रायर आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, ताकि कोई भी चांसेस ना हो कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, किसी भी काम पे हम टाइम लगा रहे हैं और फिर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि टेंडर ओपन कब होगा पार्टिसिपेट करने के बाद। तो ये टेंडर अगले दिन ओपन हो जाएगा 10 बजे के बाद। अब ऐसा नहीं है कि 10 बजे ओपन हो ही जाएगा। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा लेट भी ओपन कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि डिले हो रहा है, तो बिड वैलिडिटी आपको टेंडर में मिलेगी। और फिर आपको देखना है कि इस टेंडर की वर्थ कितनी है, कितनी वैल्यू का टेंडर है, क्योंकि हर छोटी छोटी वैल्यू के टेंडर के लिए हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ बिडर्स करना चाहते हो, बट हम नहीं इंटरेस्टेड होते हैं छोटी बिडिंग में। तो वो वैल्यू हमें जस्टिफाई भी होनी है कि हमारा टाइम वर्क करती है कि नहीं करती है। अगर वर्क करती है तभी हम करेंगे। जैसे इस टेंडर की वैल्यू है 40,60,000 रुपए। तो 40,60,000 रुपए सही वैल्यू है, इस पर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, एवरेज टेंडर है, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस टेंडर को जैसे ही खोलेंगे तो आपको इस टेंडर का सारा डिटेल्स आ जाएगा। ये टेंडर किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है, इंजीनियर्स
इन PWR ने निकाला है करनाल से, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ने निकाला है करनाल और अंबाला में से पास होकर ये टेंडर निकला है। कंसर्न पर्सन कौन है उसका, वो आपको दिखेगा, रितेश नंदाल जी जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल डिवीजन PWD बी अंडर। ओके, ये टेंडर रेफरेंस नंबर और ये टेंडर आईडी आपको नोट करके रखनी है। एक शीट बनाएंगे आप जिसमें टेंडर रेफरेंस नंबर और टेंडर आईडी नंबर आप डालेंगे। फिर हमें ये देखना है कि ये टेंडर का मोड क्या है, क्योंकि कुछ टेंडर जो होते हैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट किए जाते हैं और कुछ टेंडर जो होते हैं ऑफलाइन पार्टिसिपेट किए जाते हैं, और कुछ में दोनों ऑप्शन होते हैं। तो ये आप जो देखेंगे, ये टेंडर दिखेगा आपको, ये ऑनलाइन टेंडर है, ये टेंडर ऑनलाइन है, क्योंकि ई प्रोक्योर पे जो है होता है इस वाली साइट पे जितने भी टेंडर होते हैं ऑनलाइन टेंडर ही होते हैं। ऑफलाइन टेंडर्स के लिए e-tender.gov.in करके वेबसाइट है, उस पर ऑफलाइन टेंडर्स भी आते हैं और ऑनलाइन टेंडर्स भी आते हैं। तो ये है एक ऑनलाइन टेंडर। अब इस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए हमें देखना है कि इस टेंडर की डॉक्यूमेंट क्या फीस है। सबसे कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें फीस होती है कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने के लिए एक फीस होती है जो आपको कभी भी उल्टी नहीं मिलती है, आप एक बार पे कर देते हैं। तो ये बेसिकली हम डीडी के फॉर्म में देते हैं या फिर जैसे डिपार्टमेंट ने मांगी होती है किसी और फॉर्म में। तो यहाँ आपको ये इस कॉलम में आपको टेंडर फी डिटेल्स लिखा दिखेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इस टेंडर की फीस जो है टोटल 6,180 रुपीज है, जो आपको ये टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए पे करना पड़ेगा और आपको रिम्बर्स नहीं होगा, चाहे आप उसके बाद पार्टिसिपेट करते हैं चाहे आप ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर आपने ये डीडी डिपार्टमेंट में एक बार सबमिट कर दिया तो वो आपको उल्टा नहीं मिलेगा। फिर एक और फीस आती है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी हर टेंडर का पार्ट होता है। अर्नेस्ट मनी जो होती है वो डिपार्टमेंट्स मांगा करते हैं बेसिकली सिक्योरिटी बेसिस पे, कि आप कोई टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 लोगों ने और पार्टिसिपेट करा है और आप 11 आ जाते हैं, फिर आपको ऑर्डर मिल जाता है और फिर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको सप्लाई नहीं करते उस प्रोडक्ट को, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको ब्लैकलिस्ट कर देता है, आप डिपार्टमेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए करते हैं, 3 साल तक नहीं कर पाएंगे, 5 साल तक नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो आपकी EMD सबमिट होती है उसको वो फॉरफिट कर लेता है। समझ गए? और अगर आपको L1 नहीं आते हैं तो ये मनी आपको रिटर्न कर दी जाती है। EMD जो है बेसिकली डीडी की फॉर्म में भी सबमिट की जा सकती है, बैंक गारंटीज की फॉर्म में भी सबमिट की जा सकती है, वो टोटली टेंडर टू टेंडर डिपेंड करता है, बट ये दोनों वेज अप्रोक्सीमेटली हर टेंडर में अलाउड होते हैं। अब इसमें भी एक केस आता है कि एग्जम्पशन का केस होता है टेंडर फीस में और टेंडर EMD में। एग्जम्पशन बेसिकली मिलता है स्टार्टअप्स को मिलता है, और जो छोटी कंपनीज होती है उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स में एग्जम्पशन अलाउड किया जाते हैं कुछ टेंडर्स में, कि MSME का प्रूफ आप अगर दिखा देते हैं कि अगर आप माइक्रो या स्मॉल कंपनी में आते हैं, मीडियम कंपनीज कभी भी अलाउड नहीं होती है एग्जम्पशन के लिए, बट माइक्रो और स्मॉल कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स को वो एग्जम्पशन के लिए अलाउड होती है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे टेंडर फी एग्जम्पशन अलाउड नो। तो इस टेंडर में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको टेंडर फीस भरनी ही पड़ेगी, चाहे आप MSC हो चाहे आप स्टार्टअप हो, कोई वैल्यू नहीं है आपके सर्टिफिकेट्स की, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एग्जम्पशन अलाउड ही नहीं किया। बट इन द केस ऑफ EMD अगर हम जाते हैं तो EMD फीस में एग्जम्पशन अलाउड है, ये क्लियरली आप देख पाएंगे EMD फीस में एग्जम्पशन अलाउड है। अब एग्जम्पशन किस बेसिस पे अलाउड है ये हमें टेंडर पढ़ के ही पता चलेगा। ये आपका वर्क टाइटल फिर आ जाएगा यहाँ पे, और ये किसने निकाला है, क्या काम है और कितनी वैल्यू का है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये आपने पब्लिश कब हुआ है, ओपन कब होना है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की आखिरी डेट क्या है, सेल की क्या डेट है, सबमिशन की क्या डेट है, स्टार्ट कब हुआ था टेंडर, ये सारी डेट्स आपको यहाँ मिल जाएगी।
ठीक है। अब हर टेंडर में जो है 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब किसी और के सामने तो हम ये सर्च कर लेंगे कि डेट क्या है, उसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट्स से। ठीक है। यहाँ पे आपको टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। एक ये डॉक्यूमेंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होगा। यहाँ पे आपसे कैप्चा मांग रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कैप्चा डालेंगे आप। एक बार कैप्चा डाल देंगे, उसके बाद आप दोबारा वहीं पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो वर्क आइटम डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। अभी आपने एनआईटी डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था और आपने वर्क डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अपने फोल्डर्स में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे शो इन फोल्डर्स। ये फोल्डर्स में जाएंगे, इसको कट करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। हर टाइम आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बी एंड आर हरियाणा टेंडर है, इसके नाम से एक फोल्डर बना देंगे ताकि आपको याद रहे कि कौन सा टेंडर है। और इन डॉक्यूमेंट्स को इसमें पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी करके, या फिर ऐसे। जो आपका जिप फोल्डर है उसको अनजिप करेंगे यहीं पे। और अनजिप होने के बाद जिप फोल्डर है उसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि सेम चीज की 2 कॉपी रखने की कोई फायदा नहीं है, आपका स्टोरेज बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम खोलेंगे जो एनआईटी डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड करा है उसका। ठीक है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट खोल के, एनआईटी डॉक्यूमेंट खोल के, हम सबसे पहले जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि इसमें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है। दो फाइल खुल गई थी, एक को हम क्लोज कर देते हैं। आपका सिस्टम बहुत स्लो है। नहीं, ये खुल गया है। ठीक है। 40,60,000 का ये टेंडर है। तो इसका कंटेंट चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रेस ऑफ नोटिस मिलेगा, डिटेल नोटिस ऑफ इन्वाइटिंग टेंडर, कंडीशंस ऑफ टेंडर, इंस्ट्रक्शन टू टेंडर, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। तो किसी भी टेंडर में क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन और प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पहले से ही डिसाइड होता है कि कौन कौन उस टेंडर को क्वालिफाई करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, अब ये पेज नंबर 32 से 38 है, हम यहाँ जाएंगे, सर्च करेंगे 32 पेज नंबर और जंप कर जाएंगे क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन क्या है।
The information filled by the bidder in the following page used to for the purpose of post qualification as provided in clause number 4 of the instruction to bidders. तो इन्होंने अभी हमें बताया है कि इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर में भी एक क्लोज है जो क्वालिफिकेशन के लिए है, वहां पे हमें जाना पड़ेगा क्लॉज नंबर 4 ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर। 12 to 31 पेज में है क्लॉज नंबर 4, इस पे हमको जाना पड़ेगा देखने के क्वालिफिकेशन देखने क्या है। इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स नॉर्मल है, सब नॉर्मल। अब स्कोप ऑफ द बिड क्या है, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, पैसा आपको कहां से रिलीज हो रहा है, पैसा आपको जो रिलीज हो रहा है क्लाइंट डिपार्टमेंट से रिलीज होगा। एलिजिबल इन्विटेशन ऑफ द बिड, पैरा नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आईटीबी के अपेंडिक्स क्वालिफिकेशन ऑफ ये आपका फोर्थ क्लॉज आ गया है, क्वालिफिकेशन ऑफ द बिडर। All bidders shall provide the section 2 form from bid and qualification जो फॉर्म हमने देखा था वो फॉर्म हमें सबको देना पड़ेगा। Primarily description of the proposed work method and schedule including drawings and charts as necessary। आपको ड्राइंग्स भी देनी पड़ेगी क्वालिफिकेशन के लिए और आपको चार्ट्स भी देने पड़ेंगे कि कैसे काम होगा, उसका आपको पूरा एक प्लानिंग प्रपोज मेथोडोलॉजी सब कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है प्रपोज मेथोडोलॉजी शुड बी इंक्लूडिंग द प्रोग्राम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सपोर्टेड एंड द बोर्ड कैलकुलेशन, एवरीथिंग हमें देना पड़ेगा। अब इसके दूसरे क्लोज पे अब आते हैं तो क्या मांगा है इन्होंने, ऑल बिडर्स शैल इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विद द बिड्स इन सेक्शन 2। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल स्टेटस, आपका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है और क्या आप बिजनेस करते हैं, वो सारी चीज के लिए रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी, सिग्नेटरी, आपको जो भी टेंडर पार्टिसिपेट करेगा उसकी सिग्नेटरी की, ठीक है, की पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगी जो कि आपको देनी ही पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं देंगे तो आपको टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका है टोटल मैंडेटरी वैल्यू सिमिलर वर्क परफॉर्म ईच ऑफ द लास्ट 5 years, जितना भी आपने काम इससे रिलेटेड करा है पिछले साल में उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस इन द वर्ड ऑफ स्विमिंग साइज ईच एंड लास्ट each of the 7 years and detail of the work under the, जो भी आपका काम चल रहा है वो भी आपने देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, आपको अपना साबित करना पड़ेगा कि हम ये काम करते हैं, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा कि कोई नया बंदा आए काम करे जिसको काम की नॉलेज ही नहीं है और सारा काम बिगाड़ दे या टाइम डिले करे। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द की मैनेजमेंट एंड टेक्निकल पर्सनल, और जो बंदे काम करेंगे उनका भी एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, कितना एक्सपीरियंस है, टेक्निकल बंदे कितने हैं आपके पास, उनका डिटेल आपको देना पड़ेगा जो साइट पे काम करेंगे। रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द बिडर, आपको अपना फाइनेंशियल्स भी शो करना पड़ेगा पास्ट 7 years का ऑडिटर से। एविडेंस ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सोर्स, आपको बैंक कितना आप पे ट्रस्ट करता है शो करने के लिए आपको अपना सोलेंसी सर्टिफिकेट एक बैंक से लेना पड़ेगा जो आपको देना पड़ेगा, जो बैंक सर्टिफाई करेगा कि आपकी कंपनी की इतनी वैल्यू है, आपकी कंपनी में बैंक इतना पैसा लगा सकता है, किसी भी टाइम जरूरत पड़ेगी आपको। अंडरटेकिंग दैट द बिडर विल be able to invest a minimum cash of 20% of the value during implementation, ये आपको रिटर्न में अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप 25% का द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हो कैश एट एनी टाइम
फिर आपको कि डिपार्टमेंट कोई भी पैसा नहीं देगा काम मिलने के बाद, जब काम कंप्लीट होगा तब आपको पैसा मिलेगा। तो आपको एटलीस्ट 25% आप पे करेंगे, काम कर लेंगे तो आपको 25% पैसा डिपार्टमेंट देगा, फिर आप आके काम करेंगे। यहाँ ऐसा प्रोसेस है। तो 40 lakhs का जितने भी आपका वैल्यू है उसका 25% आपके पास होना चाहिए। ठीक है। लिटिगेशंस, प्रपोजल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ये देने पड़ेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास होते हैं, क्राइटेरिया क्या है इन डॉक्यूमेंट्स का? क्राइटेरिया है एवरेज एनुअल टर्नओवर, जो आपका 3 साल का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एस्टिमेटेड वैल्यू के 30% के नीचे नहीं होना चाहिए आपका जो एवरेज आएगा। ये टेंडर बहुत छोटा है तो आपका टर्नओवर, हमारा टर्नओवर तो उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसके लिए वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना पॉइंट ओके है। आपके आगे आप अपनी शीट बनाएंगे एवरेज टर्नओवर रिक्वायरमेंट क्या है और हमारा क्या है, कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ये हम कंप्लाई करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो हमें आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। Experience of having successfully completed work 7 years ending last day, जो 7 years का उन्होंने एक्सपीरियंस हमसे मांगा था वो हमारा कैसा होना चाहिए? या तो हमने 3 कोई काम किए होने चाहिए, 3 similar works costing not less than the amount of the 40% of the estimated value, 3 works जो 40% of the value के होंगे, और या हमने कोई 2 काम करे उनके पिछले 7 साल में जो उसकी 20 lakhs के होंगे, या फिर कोई हमने सिंगल काम किया होना चाहिए जो 80% जो हमारी बिडिंग वैल्यू होगी उससे ऊपर। ठीक है। 40 लाख 60,000 का जो 80% है उससे ऊपर वैल्यू का आप अगर टीओ और उसका एक्सपीरियंस लगाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये हमारे पास क्रेडेंशियल होंगे तो वी डोंट हैव टू वरी, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इन्होंने फर्दर डिपेंड करा है कि cost of the work means the gross value of the complete work including the cost of material supplied by the government client or the client but excluding those supplied free of cost। जो आपने free of cost दिया है वो नहीं होगा। This should be certified by an officer, engineer, executive, project manager और equivalent। किसी भी डिपार्टमेंट के आपको जो प्रूफ देंगे उस पर किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इनसे आप साबित करेंगे। सेकेंडली, जो एप्लीकेंट का जो टर्नओवर है या आपका चार्टेड अकाउंटेंट ड्यूली स्टैम्प करके सर्टिफाई करेगा कि आपका टर्नओवर जो है आप सही दिखा रहे हैं, गलत नहीं दिखा रहे हैं। और आपको ये भी दिखाना है इस टेंडर में, टेंडर शुड नॉट हैव इंकर्ड एनी लॉस इन मोर देन 2 years ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। अगर आपका बैलेंस शीट पिछले 5 साल में से अगर 2 साल से ज्यादा अगर माइनस में जा रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो आप इस टेंडर में क्वालिफाई नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा। फर्दर हम जाते हैं तो यहाँ आपको सारा क्राइटेरिया मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, पीक्यूसी आपको चेक करना है इसमें क्या क्या मांगा गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टेंडर में लगेंगे ही लगेंगे। समझ गए? ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली फिर हम जाते हैं डिपार्टमेंट में, क्या काम क्या करना है। अभी हमें पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप है, कैसे सेटअप हुआ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप की, इसकी वैल्यू 40 lakhs लगाई गई है, वो चेक करने के लिए आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट में स्किप कर रहा हूँ बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऊपर जाते हैं, इंडेक्स था, इंडेक्स में सर्च करते हैं। अब डिपार्टमेंट ने स्केड्यूल ऑफ सिविल वर्क्स बिल ऑफ क्वांटिटीज दिया है पेज नंबर 92 से 94 पे। हम यहाँ 92 पे जाएंगे।
हमें बिल ऑफ क्वांटिटीज मिल जाएगा। BOQ नहीं मिला हमें। BOQ अगर हम देखेंगे तो हमने जो डाउनलोड करा था उसमें भी हमको BOQ मिल सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार डिटेल में BOQ में मेंशन नहीं होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट को आपको रीड आउट करना पड़ेगा पूरा का पूरा कि कहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक बहुत नुकसान कर सकती है किसी भी टेंडर में। एक आइटम आप भूल जाते हैं, अगर वो आपके प्रॉफिट से भी ज्यादा है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो एक एक लाइन आइटम, एक एक लाइन जो है टेंडर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब पढ़ना पड़ता है। ये है अपना बिल ऑफ मटेरियल। तो ये आप चेक करेंगे, अगर आप कंप्लाई करते हैं, आपका प्रोडक्ट कंप्लाई करता है तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि टेंडर में हमें क्या क्या देखना होता है। हाँ। बाकी